Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about the basic functions of the Constitution and the specific functions of the constitutions too. We were also discussing about that how the Constitution is useful and a remarkable for the development of any of the countries. Today, we will start the new topics of the same chapter, Constitution at work and why and how. The name of the topic is the substantive provisions of our constitutions. Here we discuss about the main provisions, or you can say the solid and the most important provisions that is being set up for making your constitution strong. We'll discuss and we'll take example of some other countries too, so that we can easily make it clear that what are the provisions has been provided for the other countries constitution and what the provisions we have to. So let's have a look in detail. देखिए इट्स अ हॉलमार्क फॉर द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक हॉलमार्क्स होता है. हॉलमार्क का मतलब है कि एक इम्पॉर्टेंट सिंबल होता है दैट इट गिव्स, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि दैट इट गिव्स एवरीवन इन द सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजंस. ठीक है, यानी अपने प्रोविजंस के साथ साथ वो हर एक बंदे को सोसाइटी के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, किसी ना किसी रीजन से कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराता है. ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंट अलाउड द परमानेंट मेजोरिटी, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो परमानेंट मेजोरिटी टू अप्रोच द माइनॉरिटी ग्रुप विद इन द सोसाइटी वुड गिव द माइनॉरिटी नो रीजन टू गो अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देखिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक समय के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए अलाउड द परमानेंट मेजोरिटी, परमानेंट मेजोरिटी इसको अलाउ करता है, किस चीज को अलाउ करता है, ऑप्रेस द माइनॉरिटीज ग्रुप विद इन द सोसाइटी. यानी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मेजोरिटी को अलाउ करता है कि वो मेजोरिटी माइनॉरिटी को ऑप्रेस करे सोसाइटी में. वुड गिव द माइनॉरिटी नो रीजन टू गो अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अलोंग मीन्स उसके साथ चलने के लिए, तो किसी ना किसी प्रोविजंस के साथ चलने के लिए माइनॉरिटी, जैसे एक एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि इन एनी ऑफ द कंट्री मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी एग्जिस्ट. मेजोरिटी मीन्स द नंबर ऑफ पीपल, एनी ऑफ द, सपोज दैट कोई भी सोशल ग्रुप है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लोग हैं वो मेजोरिटी है, और जिसमें कम नंबर ऑफ लोग हैं वो माइनॉरिटी है. तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है जिसमें माइनॉरिटी और मेजोरिटी एग्जिस्ट है, और वो मेजोरिटी को ये प्रोविजंस दे रहा है कि वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करे. ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बिना किसी रीज़न के भी जो माइनॉरिटीज़ है वो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाता है. ठीक है, और अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट systematically privileged some members at expenses of others, or a systematically entrashed the part of the small groups in the society, would cease to command elegance. देखिए अब यहाँ पर एक बात ये कहने का मतलब है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्या है, जो माइनॉरिटीज़ को दबाना और मेजोरिटी को बढ़ावा दे रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो लगातार प्रिविलेज्ड दे रहा है, यानी किसी एक स्पेसिफिक मेंबर को प्रिविलेज दे रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. इसके अलावा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टमेटिकली एनरेच कर रहा है द पावर ऑफ द स्मॉल ग्रुप इन द सोसाइटी. ठीक है, जो पावर है स्मॉल ग्रुप की सोसाइटी को उसको एनरेस्ट कर रहा है. ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, सीज टू कमांड द एलिगेंस. ठीक है, तो वो कमांड जितनी भी एलिगेंस होती है उसको सीज कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं. इफ एनी ग्रुप फील दैट द आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिल्फ्ड, they would no reasons to abide by the constitutions. No constitutions by itself achieve the perfect justice, but it has to convince people that it provide the framework for pursuing the basic justice. देखिए, if any group feels their identity is being stifled, दे विल नो रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यानी अगर कोई भी एक ग्रुप को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो रही है, तो वो उनको अवॉइड कर देता है, किसी भी रीजन से वो कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड कर देते हैं. नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स द परफेक्ट जस्टिस. देखिए, एज वी नो दैट देयर इज अ वेरी नंबर ऑफ द डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन द कंट्री,
सो देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। तो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है जो परफेक्ट जस्टिस को अचीव कर पाए, because a lot of different kinds of the peoples are living in the country and they have a different types of the thinking power. So generally when we discuss about all these things, so one type of the constitution cannot do all these kinds of things. यानी 100% accuracy, 100% justice और 100% securities कोई भी constitution provide नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बट इट हैज टू कन्वाइज द पीपल दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द परसुइंग अ बेसिक जस्टिस। लेकिन हर एक कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या कन्वाइज करता है, या बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या कन्वे करता है कि वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा और उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे बेसिक जस्टिस जो है वो सबको प्रोवाइड किया जाएगा। 100% और परफेक्ट जस्टिस कैन नॉट प्रोवाइड बाय वन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस केसेस में अलग अलग लोगों के थॉट्स होते हैं, वो आपस में क्लैशेस कर सकते हैं। Do the thought experimental and ask yourself these questions, ठीक है। and what would you content of the some of the basic rules in the society such they gave everyone a reasons to go along with them. The more a constitution preserves the freedom and the equality of all its members, the more likely it is to be succeed. देखिए अब एक यहाँ पे लाइन आ रही है कि जो भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो फ्रीडम और इक्वालिटी को ज़्यादा प्रिजर्व करके रखता है, प्रिजर्व का मतलब सेव करके रखता है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर एक इंसान या किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन की फ्रीडम और इक्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, द मोर लाइकली इट इज सक्सीडेड, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है? ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीजंस टू गो अलोंग विद देयर ब्रॉड आउटलाइन। देखिए इंडियन इसमें जैसे राइट टू स्पीक है, तो उसमें क्या है कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को फ्रीली कर सकते हो, बट वो वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात हो रही है डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब करता है? तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे और बड़े तौर पे बात करेंगे तो गिव एवरीवन अ रीजंस टू गो अलोंग विद देयर ब्रॉड आउटलाइन। आफ्टर स्टडिंग दिस बुक वन शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ अफर्मेटिव वे। अभी आप नेगेटिव वे में हैं, बट अगर आप इस बुक को अच्छे से थॉरोली स्टडी करेंगे देन यू कैन गिव द आंसर इन अफेक्टिव अफर्मेटिव वे। इट मीन्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द नेसेसरी फ्रीडम्स टू ईच एंड एवरी पर्सन एंड इट ऑल्सो मेंटेन द इक्वालिटी in diversity too. So therefore our constitution is considered to be the most important constitution of the world. ठीक है, यानी ultimately when you learn this chapter or the whole books of that constitution at work, so you will understand that what are the major points that why we are considering our constitutions the best constitutions, because the few things that is very much necessary for making any of the constitution better are available in our constitution too, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन हैज टेकन प्लेसेस ऑन दैट एंड हाउ वी मेक द बैलेंसिंग ओवर दैट। तो अगर हम इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आता है, जैसे 3 इंस्टीट्यूशंस आर देयर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और उन इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आपके पार्लियामेंट्री है, मतलब उनके सब पार्ट्स भी हैं। तो कैसे कोई एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन उन इंस्टीट्यूशन डिजाइंस को बैलेंस करेगा, दैट विल डिस्कस ओवर दैट, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफर subvert not by the people but by the small groups who wish to enhance their own power. Well crafted constitution fragment power in a society intelligently so that no single groups can subverts the constitution। देखिए constitution are often subverted। अक्सर क्या होता है कि जो पावर में आ जाते हैं, जैसे कोई लीडर बन गया या कोई बड़ा नेता हो गया या कोई बड़ा अधिकारी हो गया, जब उसको पावर मिल जाती है तो वो क्या करता है अपने हिसाब से बदलाव करके अपने बेनिफिट के लिए चीज़ों को बनाने लगते हैं, ठीक है। बट बाय द स्मॉल ग्रुप्स, नॉट बाय द पीपल बट द स्मॉल ग्रुप, या तो वो बनाने लगता है। इसके अलावा क्या होता है कि वो लोग उसको चेंज ना करके कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स के लोग, जैसे एक कोई कम्युनिटी वाले का कोई लीडर बन गया तो वो अपना इम्प्रूवमेंट्स करने लगा है, किसी और का लीडर बन गया तो वो अपना इम्प्रूवमेंट करने लगा, ठीक है। हु विश टू इनहेंस देयर ओन पावर, ऐसे लोगों के वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक की लाइन आप देखें तो इसमें ये बात हो रही है कि कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों के हाथ में संबर्स्ड हो जाता है जो अपनी पावर को अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं और एक स्मॉल ग्रुप के बेसिस पे वो सारी चीज़ों को करना
चाहते हैं, तो उस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनहेंस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो वेल वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि वो सोसाइटी को ऐसे इंटेलिजेंटली मैनेज करता है सो दैट नो वन सिंगल ग्रुप कैन सबवर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोई भी एक सिंगल ग्रुप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल ना पाए और चेंज ना कर पाए। ठीक है, वन वे सच इंटेलिजेंट design of the constitution is to ensure that no single institution acquire the monopoly of the power। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और एक सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि कैसे हम उन पावर को कंट्रोल करें। तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली मतलब एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो उस केसेस में डिस्कस अबाउट दैट नो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, जैसे लेजिस्लेटिव का भी मोनोपोली नहीं हो सकती है, एग्जीक्यूटिव की मोनोपोली नहीं हो जाए। तो कुछ इस टाइप से इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अनस्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन जो है वो ओवरटेक कर ले और अदर इंस्टीट्यूशंस की पावर खत्म हो जाए। तो देखिए दिस इज ऑफन डन इन अ फ्रेगमेंटिंग पावर्स अक्रॉस द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें जो भी पावर है वो एक में नहीं दी गई है, उसको फ्रेगमेंट किया गया है, अलग अलग लोगों को बांटा गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड द पावर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंस्टीट्यूशनल पावर फ्रेगमेंट की गई है वो हॉरिजॉन्टल स्पेस में की गई है। और जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं उनमें क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टेचुरी बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये कुछ इंस्टीट्यूशन है और इन इंस्टीट्यूशन में हॉरिजॉन्टल पावर्स दी गई, यानी ऐसा नहीं है कि एक की पावर दूसरे के अंडरटेकिंग हो। लेजिस्लेटिव हैव देयर सेपरेट पार्ट्स, एग्जीक्यूटिव हैव देयर सेपरेट पार्ट्स एंड जुडिशरी हैव देयर सेपरेट पार्ट्स। अब इसके अगेंस्ट अगर हम इसके रिवर्स में अगर कोई भी चीज़ समझते हैं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये वर्टिकल पावर होती तो वर्टिकल पावर के केसेस में एक प्रॉब्लम ये आ जाती कि आपका एक कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे लेजिस्लेटिव है वो एक लंबे लेवल पे ग्रो अप करता, और ग्रो अप करने के बाद वो लंबे लेवल पे ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद वो दूसरे की पावर को डाइल्यूट करना शुरू कर देता, तो उस चीज़ को ख़त्म किया गया है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अब लेजिस्लेटिव की अपनी पावर है तो वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव इसके अंदर, अगर मान लो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के अंतर्गत आता और उसके अलावा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता तो क्या है, लेजिस्लेटिव सुप्रीम हो जाता और वो मोनोपोली चलाता, अपने हिसाब से रूल बनाता, अपने हिसाब से सब चलता। तो यहाँ पे क्या किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन बनाया है और एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, कॉरस्पॉन्डेंस होता है, रिलेटेड है, लेकिन वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के अंडरटेकिंग नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द स्पेशल थिंग्स दैट हाउ द बैलेंसिंग हैज बीन मेड इन अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिस इंश्योर दैट इवन इफ अ वन इंस्टीट्यूशन वांट टू सबवर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन अदर कैन चेक इट्स ट्रांग्रेशंस एंड एन इंटेलिजेंट सिस्टम्स ऑफ चेकिंग एंड बैलेंस। बैलेंस और चेकिंग सिस्टम जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उसमें क्या हो सकता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज लेजिस्लेटिव अपने हिसाब से पावर बनाना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, तो दूसरी एग्जीक्यूटिव जो है वो उसके सिस्टम को चेक करके उसको एबॉलिश कर देगी, तो उस केसेस में एक मोनोपोली नहीं बन पाएगी। ठीक है, another important aspect of intelligent institutional design is the constitution must strive the right balance between the certain values, norms, and procedures of authorities, and at the same time allow the enough flexibilities in its operations to adopt the changes needs by the circumstances। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन सबको बैलेंस कर पाए, नॉर्म्स को भी बैलेंस कर पाए, उसके अलावा प्रोसीजर्स को भी बैलेंस कर पाए। ठीक है, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जितने भी जैसे एज पर द सर्कमस्टांसेस देयर इज अ माइट बी अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द चेंजेस, कि भाई कभी अच्छे सर्कमस्टांसेस हैं, कभी वर्ड सर्कमस्टांसेस हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो वो अमेंडमेंट के बेसिस में दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो आज के टाइम के रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मेकिंग द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। टू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंजेस। अगर वो रिजिड होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, यानी उसमें बदलाव करना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या होता, लोग उसको पूरी तरीकों से बदल देते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन डेट हैज ऑन अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल विल बी नो सिक्योरिटी। अब देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है,
अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता। देखिए यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रही है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ों को कैसे बदलना है। तो अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता जिसमें लिखी हुई चीज़ों को बदलना बहुत मुश्किल होता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देती, क्योंकि एज पर द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस वी नीड टू मेक चेंजेस ऑन दैट। ठीक है, इसके तो ये रिजिड होता। अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, कोई भी उसको बदल सकता है, तो वो भी एक यूजलेस है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोथ थिंग्स हैज बीन मेंशन्ड। इट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी, but it's not easy to make a changes in the constitution. A systematic provisions are there under which all kinds of the institutions has to functions and work to make the changes on the written content of the constitutions. ठीक है, so I think did you get that point? Okay, so these things are clear to you all. ओके, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। there is a provision to make the changes in the Indian constitution, but the government need to make a lot of efforts for doing all these things। ठीक है, so therefore in determining, we'll take a look, देखिए यहाँ पे, therefore in determining whether a constitution has authority you can ask for yourself। देखिए, were the people who enact the constitution credibility? These questions will be answered in the main parts of the chapter that you will give। Secondly, did the constitution ensure that the power is intelligently organized or not? ठीक है, तो these all are the things कि जो हमने सेकंड में पढ़ लिया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंसिंग इन द इंस्टीट्यूशन है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटीज है। ठीक है, okay, thank you very much। In the next video we will discuss about how was the Indian constitution made। Thank you।